कोरे के मार्शल आर्ट्स क्लब की पूरे बैंकॉक में धूम थी। ऐसे ऐसे नायाब हीरे इसने तराशे थे कि इन्हें देखकर आंखें चुंधिया जाती थीं। फान कोरे बजाते खुद भी ब्लैक बेल्ट था, लेकिन जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट और दीगर में अपना सानी नहीं रखता था। वो एक चट्टान की मानद था जिस पर कोई शय असर नहीं करती थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि फान कोरे सिर्फ मार्शल आर्ट्स क्लब का मालिक नहीं बल्कि कुछ और कारोबार भी करता है। और इस वक्त फान कोरे हैरान परेशान अपने साथियों की शक्लें देख रहा था। वो ब्लैक सी के वीरान साहिल पर जमा थे और इनके सामने एक लाश खड़ी थी। लाश पर 4 लाशें पड़ी थी। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं था। फान कोरे पुरख्याल अंदाज में थोड़ी खुजा रहा था। फिर इसने भारी लहजे में कहा, ये किसकी हरकत हो सकती है? किसने सब कुछ किया? क्या कहा जा सकता है मिस्टर फान, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता एक इत्तला मैं आपको फराहम करूंगा। और उसके लिए तुम इंतजार कर रहे हो? फान कोरे अपनी खूनी आंखों से इस शख्स को घूरने लगा जिसने ये अल्फाज कहे थे। माफ़ी चाहता हूँ फान कोरे, इससे पहले आपके सामने आने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, वरना ज़रूर बताता। बको बको क्या कहना चाहते हो? ग्रीथ हाउस ख़त्म हो चुका है और अब पूरे बैंकॉक में इसका एक भी अड्डा बाकी नहीं रहा। क्या मतलब? क्या मतलब? फान कोरे बुरी तरह उछल पड़ा। हाँ फान, ये हकीकत है। गाउची गिरोह ख़त्म हो चुका है। इसके तमाम बड़े अफराद मारे जा चुके हैं और बाकी मुंतशिर हो चुके हैं। मगर ये कब हुआ और मेरे कानों में ये इत्तला क्यों नहीं पहुंची? मैं ये तो नहीं कह सकता कि मिस्टर फान कोरे के आपके साथियों ने आपको ये इत्तला क्यों नहीं दी। अलबत्ता मेरा ज़ाती ख्याल है कि किसी ने इसकी ज़रूरत ही नहीं समझी होगी। गिने चुने अफराद तो हैं जो आपको इस हैसियत से जानते हैं, वरना आला हुक्काम और दूसरे तमाम लोग आपको सिर्फ इस क्लब का मालिक और बेहतरीन कराटे मास्टर समझते हैं। अच्छा तफसील में न जाओ, मुझे ये बताओ कि ग्रीथ हाउ को किसने हलाक कर दिया? वो एक पहाड़ी शख्स है। अब यहाँ तमाम अड्डे मार्लिनो के नाम से चल रहे हैं। अभी तक बाहर से इसने कोई ख़रीदारी नहीं की। मंशियात के बहुत से ज़खायर खाली हो चुके हैं, गोदाम लूट चुके हैं और इन्हें लूटने वाला है वही कबायली है। हर जगह उसे ही देखा गया है। इसने सही मायनों में ज़ेर ज़मीन दुनिया में तहलका मचा दिया है और वो अब तक जिंदा है। फान कोरे ने खूनी आंखों से अपने साथी को घूरते हुए कहा, हाँ जिंदा है और अपने बहुत से हरीफ हलाक कर चुका है। इनकी लाशों का पता भी नहीं चलता कि कहाँ जाती हैं। फान कोरे के इन साथियों को भी उसी ने कत्ल किया। फान कोरे ने कश्ती में पड़ी लाशों की तरफ इशारा किया। वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इम्कान इस बात का है। उसका कहना है कि बैंकॉक में किसी फर्द के पास मंशियात के नाम की कोई चीज़ नहीं निकलनी चाहिए, वरना वो ना सिर्फ मंशियात बल्कि उसकी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठेगा। मैं इससे मुलाकात करना चाहता हूँ। उसे बताओ। फान कोरे इससे मिलने का ख्वाहिशमंद है, मगर किस हैसियत से और किस माहौल में? इससे कहो कि फान कोरे उसका दुश्मन है और उसकी इजारादारी ख़त्म करने का ख्वाहिशमंद है। ठीक है मिस्टर फान कोरे, यह बात उसे बता दी जाएगी। मालिनों के किसी भी कैम्प में ये पैगाम दिया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये पैगाम दानिशमंदाना नहीं होगा। फान कोरे चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उसका उल्टा हाथ घूमा और शख्स के मुंह पर पड़ा। हाथ था यह फौलादी डंडा। उस शख्स का मुंह टेढ़ा हो गया, उसके मुंह से खून बह निकला। वो दोनों हाथों से जबड़ा थामे चक्कर खाने लगा। समझे तुम? इसे बताओ कि फान कोरे सिर्फ मंशियात का स्मगलर नहीं, और भी बहुत कुछ है। इस शख्स में बोलने की सकत नहीं रही थी, ताहम 2 आदमी आगे बढ़े। उन्होंने गर्दन खम करके कहा, हम आपका ये पैगाम ले जाते हैं मिस्टर फान कोरे। दफतन वहाँ खड़े हुए लोगों की अलग से आवाज़ें निकल गई। ब्लैक सी के साहिल पर रेत के बड़े बड़े टीले इस्तादा थे। अचानक ही इन टीलों के पीछे से निकल आने वालों में सबसे नुमाया शख्सियत उस शख्स की थी जो कबायली लिबास में था। समूर का कोट, चुस्त पतलून, चेहरा सुर्खो सफ़ेद और चमकता हुआ, बड़ी बड़ी आंखें, उनमें एक अजीब वहशत नुमाया थी। लटकी हुई मूछें और उनके नीचे चमकते किसी भेड़िए जैसे दांत बड़े भयानक दिखाई दे रहे थे। वो लोग जो मुझसे मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद होते मुझसे दूर नहीं होते। मिस्टर फान कोरे, मैं हाजिर हूँ। मुझसे क्या कहना चाहते थे? कौन हो तुम? फान कोरे ने तेज निगाहों से अतराफ का जायजा लिया। आने वाले सिर्फ 6 थे, जबकि फान कोरे के साथ इसके 17 आदमी थे और ये 17 आदमी मार्शल आर्ट्स के माहिर थे। ज़रूरत पड़ने पर 100-150 आदमियों से बासानी निमट सकते थे। चुनांचे फान कोरे मुतमईन था। इसे अपनी खुशबख्ती इस दुश्मन खुद ही इसके सामने आ मौजूद हुआ। कौन हो तुम? तारुफ कराओ। मार्लिनो का एक खादिम। तुम मुझे शीरान के नाम से पुकार सकते हो। कहाँ के रहने वाले हो? फान कोरे ने पूछा। कबायली हूँ, मेरा ताल्लुक पहाड़ों से है, लेकिन अब मैं तुम्हारे शहर में रहता हूँ। ये लाश तुमने लूटी और इसमें मौजूद लोगों को तुमने कत्ल किया है? फान कोरे ने लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, शीरान ने इत्मीनान से जवाब दिया। क्यों?
फान कोरे ने सवाल किया। इसलिए कि बैंकॉक में मैंने मंशियात की तजारत के हकूक़ अपने हाथों में ले लिए हैं। यहाँ किसी शख्स को अब मंशियात रखने की इजाज़त है और ना ही फ़रोख्त करने की। अगर तुम लोग बाहर से माल लाए हो तो मैं इसका ख़रीदार मौजूद हूँ। थोड़े बहुत मुनाफे के साथ ये माल मैं तुमसे ख़रीद सकता हूँ, वरना मैंने खुद अपने लिए माल मंगवाने का इंतज़ाम कर लिया है और अब बैंकॉक में मेरे अलावा किसी के भी अड्डे नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें फान कोरे की लाश से गुजरना होगा। फान कोरे ने कहा। मैं तैयार हूँ, शीरान ने कहा और जेब से पिस्तौल निकालकर फान कोरे की पेशानी का निशाना ले लिया। वहाँ मौजूद तमाम लोग उछल पड़े, लेकिन शीरान जैसे आदमी के सामने फान कोरे एक अहमक ही था। इसने खामखा जज्बाती गुफ्तगू करके वक्त ज़ाय किया था और शीरान जज्बाती गुफ्तगू करने का कायल नहीं था। पिस्तौल से 3 फायर हुए और फान कोरे की पेशानी, गर्दन और सीने में सुर्ख निशान बन गए। फान कोरे के आदमी दहशतज़दा अंदाज में चंद कदम पीछे हट गए। उन्होंने बौखलाई हुई निगाहों से दूर देखा, लेकिन अब यहाँ मौजूद इन 6 आदमियों के अलावा टीलों के अकब से भी तकरीबन 25 आदमी निकल आए थे। ये सब के सब स्टेन गन्नों और पिस्तौलों से मुसल्ला थे। फान कोरे के आदमियों ने हाथ बुलंद कर लिए और शीरान ने पिस्तौल की नाल को फूंक मारते हुए उनकी तरफ देखा और बोला, अगर तुम्हें एक बास की ज़रूरत है तो मार्लिनो से अच्छा बास तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा। उसके तहत काम करो, जो कुछ करते हो करते रहो, तुम्हें इसका भरपूर मुआवजा मिलेगा। अगर ये सब नहीं करना चाहते तो ज़िंदगी बचाने के ख्वाहिशमंद हो तो भाग जाओ और आइंदा मार्लिनो के किसी अड्डे पर मंशियात के सिलसिले में कहीं भी तुम्हारा नाम ना आए। शीरान का लहजा हमेशा की तरह अनोखा था। उनमें से कई इस लहजे से मुतासिर हुए, बहुत से खौफजदा हो गए और कई एक को नफरत महसूस हुई। जो मुतासिर हुए इनकी तादाद 7 थी और वो यकजा होकर शीरान के नज़दीक आ गए। बाकी लोग वहाँ से चले गए। शीरान के होंठों पर मुस्कुराहट थी। दोनों जीपें जिनमें थोड़ी देर पहले फान कोर इसके साथी आए थे स्टार्ट होकर वापस चल पड़ी और शीरान ने पिस्तौल कमर में लगी हुई पेटी में उड़स दिया। फिर वो 7 आदमियों की तरफ मुतवज्जो होकर बोला, ये लोग जो वापस चले गए हैं जराइम की दुनिया में कभी नज़र नहीं आएंगे। ये शीरान का अहद है। और तुम लोग सुनो, फान कोरे के मंशियात के जितने ज़ख़ीरे फौरी तौर पर अपने कब्ज़े में करके मेरे पास ले आओ और मुझसे इसकी मुनासिब रकम वसूल कर लो। वो लोग दोनों जीपें ले गए हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शहर तक पहुंचा सकता हूँ, आओ। वो सब शीरान के साथ आगे बढ़ गए। उन्होंने अपने दिलों में अहद कर लिया था कि मंशियात के ज़ख़ीरे लाकर इस नए बास के हवाले कर देंगे। चंद लम्हे बाद वो शहर की जानिब जा रहे थे। गाउची गिरोह मुंतशिर हो चुका था। हालांकि ये वो गिरोह था जिसका मंशियात की दुनिया में दूर दूर तक नाम फैला हुआ था और ख़ास तौर से बैंकॉक में इसकी टक्कर पर कोई नहीं था। ग्रीथा गाउची बड़ी खतरनाक शख्सियत का मालिक था, लेकिन तकदीर जिसका साथ देती है वही बुलंद परवाज़ें करता है और जब गिरता है तो इस तरह के इसका नामो निशान तक मिट जाता है। ग्रीथाओं के तमाम साथी मुंतशिर हो गए थे। जिसको जगह जहाँ मिली इसने वहाँ मुँह छुपा लिया था। किसी में शीरान से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। यह वायशी कबायली शैतान सिर्फ था। इंसानी ज़िंदगी इसकी निगाह में कोई वक़्त नहीं रखती थी। चुनाचे कौन इसके सामने जाता जिसके साथियों की हैसियत से काम करते थे, इनके वारे न्यारे हो गए। मार्लिनो बजाते खुद शायद इन लोगों को इतना कुछ न देता, लेकिन शीरान ने जितनी कमाई की थी इसका बड़ा हिस्सा इन साथियों में तकसीम कर दिया था। इसके अताब से अब तक सिर्फ एंड्रा गाउची महफूज थी। वो एक गुमनाम सी जगह रूपोश थी। न जाने क्यों उसे बार बार ये एहसास होता था कि आने वाला वक्त इसकी ज़िंदगी के लम्हात कम कर रहा है और वो दरिंदा सिफ्त कबायली उसे भी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इब्तदा एंड्रा गाउची ने ही की थी। अगर वो उसे पहचान गया तो यकीनी तौर पर इसके चीथड़े उड़ा देगा। वो जब भी इसके बारे में सोचती इसका बदन खौफ से कप कपाने लगता था। कई दिन से वो इस चक्कर में थी कि या तो बैंकॉक से निकल भागे या फिर कोई ऐसा सहारा पकड़े के जो बेहद मजबूत हो। यकायक उसे किथरों का ख्याल आया। किथरों के सिलसिले में एंड्रा गाउची को तमाम तर मालूमात हासिल थी। बादशाह खान का नाम भी वो सुन चुकी थी, ग्रीथा गाउची की ज़ुबानी, और उसे यह भी मालूम था कि बादशाह खान का गिरोह बेहद मजबूत है। लेकिन सवाल यह था कि कीथरो उसे पनाह देगा, क्या उसे बादशाह खान के गिरोह में शमूलियत का मौका मिल सकेगा। कई दिन से इसी सोचो विचार में थी। बाहर निकलने की हिम्मत भी ना थी, लेकिन यह इस कोशे में कैद रहकर उसको घुन लगने लगा था। चुनांचे उसने फैसला कर लिया था कि आज रात कीथरो से ज़रूर मिलेगी। कीथरो से मुलाकात और शीरान या इसके आदमियों से बचने के लिए इसने बड़ा ज़बरदस्त मेकअप करके विग लगाई। खदो खाल इस तरह बना लिया जैसे मुकामी होते हैं। वज़ाहिर इसमें कोई ऐसी बात नहीं रह गई थी जिसकी वजह से उसे एंड्रा गाउची समझा जाता, लेकिन वो क्या करती जो अंदर ही अंदर डरा रहा था। अब जो कुछ भी होगा हो जाए, उसने आखिरी फैसले के तौर पर सोचा और पर्स लेकर गुमनाम गोशी से निकल आई। बाहर आकर वो थोड़ी देर पैदल अतराफ से बाखबर रहकर कि कहीं उसको कोई ताकुब तो नहीं कर रहा, या बस इसका वहम ही था। कोई भी इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। बाद में इसने एक टैक्सी ली और चल पड़ी। टैक्सी ड्राइवर को उसने ऐसी जगह पता बता दिया था जहाँ से पैदल कीथरू के पास जा सकती थी। मतलूबा जगह पहुँचने के उसे 20 मिनट से भी ज़्यादा लगे। उसने किराया अदा किया
और फिर टहलने के से अंदाज में आगे बढ़ गई और थोड़ी देर बाद वो इस इमारत में दाखिल हो गई जो कीथरो की मलकियत थी और जहाँ इसके मिलने के इम्कानात हो सकते थे। दरवाजे पर खड़े हुए दुबले पतले आदमी ने उसे गहरी निगाहों से देखा, फिर मुतफक्किर लहजे में बोला, क्या बात है, क्यों आई हो यहाँ? मिस्टर कीथरो से मिलना है। मिस्टर कीथरो एक शरीफ आदमी है, गलत औरतों को मिलना पसंद नहीं करते। फजूल बातें मत करो, अगर मेरा पैगाम मिस्टर कीथरो को मिल जाए तो नताज की जिम्मेदार तुम खुद होगे। वो शख्स गहरी निगाहों से इस एंड्रा को देखता रहा, फिर शाने हिलाकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा पैगाम दे देता हूँ, आओ मेरे साथ। एंड्रा इसके साथ आगे बढ़ गई। इस शख्स ने कमरे में बिठा और बोला, ना तो यहाँ से निकलने की कोशिश करना और ना ही मेरे पीछे आना, मैं अभी वापस आकर तुम्हें इत्तला देता हूँ। एंड्रा किसी नागन की तरह बल खाकर रह गई। इसका वक्त रुका हुआ था, इसलिए ऐसे वक्त में मामूली से मामूली आदमी भी इसकी तौहीन कर सकता था, चुनांचे इसने बर्दाश्त कर लिया। थोड़ी देर बाद वो शख्स वापस आया और उससे अंदर चलने का इशारा किया। एंड्रा गहरी सांस लेकर चल पड़ी। वे खूबसूरत कमरे में दाखिल हुई जहाँ खौफनाक कीथरू बैठा हुआ था। कीथरू ने उसे सर से पांव तक देखा, फिर उंगली के इशारे से करीब बुलाया। एंड्रा इसके नज़दीक चली गई। तब वो होंठ सिकोड़कर बोला, मेकअप में हो? हाँ, एंड्रा ने जवाब दिया। बैठ जाओ। मेकअप में यहाँ आने की कोई ख़ास वजह? जी हाँ जनाब। वैसे क्या आपने मुझे पहचाना है? नहीं, लेकिन तुम्हारा मेकअप इंतहाई घटिया है, साफ जाहिर होता है कि तुम अपने असली चेहरे के साथ यहाँ नहीं आई। इसने जवाब दिया, मैं मेकअप करना नहीं जानती, बस अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा बहुत लेपा पोत किया है। अगर आप इजाज़त दे तो मैं मेकअप उतार दूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। एंड्रा उठकर बाथरूम में दाखिल हो गई। इसने मेरा चेहरा वगैरह साफ किया, बालों के विग उतार कर वहीं बाथरूम में एक तरफ रख दी, फिर बाल संवार कर कीथरू के पास पहुंच गई। कीथरू ने उसे देखा। इसके चेहरे के उजलात में नुमाया तब्दीली महसूस हुई। ओह एंड्रा गाउची, शुक्र है आपने मुझे पहचान तो लिया। मैं तुम्हें पहले भी कई बार देख चुका हूँ। बहरहाल मुझे खुद गाउची की किसी ऐसे साथी की तलाश थी जो तमाम तर हकीकत से आगाह हो। कहाँ गायब हो गए तुम लोग? क्या हो गया तुम लोगों को? गाउची कहाँ है? आपको इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम मिस्टर कीथरो? नहीं, वैसे गिरी था गाउची अगर बादशाह खान के डर से रूपोश है तो इसकी गलती है। बादशाह किसी न किसी तरह उसे तलाश कर लेगा। अफसोस कि आप हालात से कतई नावाकिफ हैं। गिरीथाओ अब इस दुनिया में नहीं, वो अपने साथियों समेत मारा जा चुका है। क्या मतलब? कीथरो बुरी तरह चौंक पड़ा। हाँ, उसे कत्ल कर दिया गया है। मेरा तो ख्याल था कि बादशाह खान को इत्तला मिल चुकी होगी। नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर बादशाह खान को इत्तला मिल चुकी होती तो वो मुझे गाउची की तलाश पर मुतय्यन न करता। बहरतौर मैं तुम्हें यह अफसोसनाक इत्तला देने आई हूँ कि हमारा गिरोह मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। मगर किस तरह, आखिर कैसे? इतना तो तुम्हें मालूम होगा कि हमारे तमाम अड्डों पर तबाही और बर्बादी फैलाई गई और इसके बाद वहाँ मालिनों के नाम से कारोबार शुरू हो गया। मालिनों के जो आदमी इन अड्डों को चला रहे हैं वो बहुत ताकतवर हैं और उनका एक सरबरा भी है। वो सरबरा मालिनो ही होगा? कीथरो ने पूछा। नहीं, वो एक कबायली है। कीथरो की आंखें एक बार फिर हर्ष से फैल गईं। कबायली? वो लरजती आवाज़ में बोला। हाँ, ये बात भी मेरे इल्म में है कि मिस्टर गाउची और बादशाह खान का कोई मसला किसी कबायली के ही सिलसिले में चल रहा था जिसने गालिबन बादशाह खान के किसी साथी के लाए हुए हीरे गायब कर दिए थे। हाँ, तो इनके अड्डों को चलाने वाला कोई कबायली ही है। हाँ, एंड्रा गाउची ने जवाब दिया। वो इसका नाम मालिनो है? नहीं, मालिनो नहीं, बल्कि वो शीरान के नाम से पुकारा जाता है। शीरान? कीथरू ने ज़ेरे लब दोहराया, फिर पुरखैल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। मेरे पास उसकी तस्वीरें भी हैं। मैंने उन अड्डों पर जाकर तस्वीरें हासिल की थी। दिखाओ, मुझे दिखाओ, कीथरू ने बेख्तियार कहा। एंड्रा गाउची ने अपना पर्स खोलकर वो पैकेट निकाल लिया जिसमें शीरान और उसके साथियों की तस्वीर थी और जिन्हें एंड्रा ने बड़ी चालाकी से हासिल किया था। इसने शीरान की एक तस्वीर निकालकर कीथरू के सामने रखी और कीथरू बगौर उसे देखता रहा। खुदा की पनाह, कैसी उम्दा शख्सियत का मालिक है। इत्तेफाक है कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये जिस कदर ख़तरनाक है आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पहली बार ही मुझे से टकराया था और मैंने इसे ट्रैप करने की कोशिश की थी, लेकिन ये मेरे कई साथियों को कत्ल करके निकल गया। पुलिस भी इसकी तलाश में थी, बल्कि अब भी है, लेकिन ये कभी पुलिस के हाथ नहीं आया। मेरा ख्याल है कि मालिनों के नाम से अब कुछ और भी काम हो रहे हैं और पुलिस इनसे चश्मपोशी कर रही है। कीथरो गर्दन हिलाने लगा। फिर इसने एंड्रा से दूसरी तस्वीर तलब की। काफ़ी देर तक वो तस्वीरें देखता रहा, फिर कहने लगा, अगर मिस्टर गाउची मारे गए हैं मिस एंड्रा तो मुझे इस वाक़ई का अफसोस है। वो बैंकॉक में एक नुमाया शख्सियत के मालिक रह चुके हैं। मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं खुद भी ख़तरे में हूँ। मुमकिन है शीरान आज भी मेरी तलाश में हो। अगर मैं उसे नज़र आ गई तो वो यकीनन मुझे कत्ल कर देगा। मैं बादशाह खान की पनाह में आना चाहती हूँ। कीथरो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर गर्दन हिलाकर बोला, ज़ाती तौर पर मैं आपको पनाह दे सकता हूँ।
आप इस इमारत में रहें, मगर इस अंदाज में कि मुझे आपकी हिफाजत करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। अगर आप मुनासिब समझे तो ये तस्वीर मेरे हवाले कर दें। मैं बादशाह खान को मिस्टर गाउची के बारे में तफसीलात मुहैया कर देता हूँ। इसके बाद आपकी दरख्वास्त इनके सामने पेश कर दूंगा। आप जानते कि आखिरी फैसला बादशाह खान ही करेंगे। हाँ, मैं जानती हूँ, और मुझे तो बस पनाह और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। कीथरू ने घंटी बजाकर किसी मुलाजिम का इंतज़ार करने लगा। चलने के बाद इसने एंड्रा को मुलाजिम के हवाले कर दिया, जो उसे उसकी रहायशगाह की जानिब ले गया था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हिमालय से बैंकॉक तक फैली हुई ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में।